पर कहीं कहीं आप और यहाँ पर कहीं, अच्छा इसके बाद इसका पहले तो हम इस ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बारे में बात बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप कहीं हैं, ये आपका शहर है, ठीक है, सबको सुनाई पड़ी मेरी बात। अब Yes. आप एक ऐसा प्लेन खींचिए जिसमें नॉर्थ साउथ और आपका शहर शामिल हो। आप जानते हैं प्लेन खींचने के लिए 3 पॉइंट होने चाहिए, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो कोई भी प्लेन अगर आप माने एक्स यहां पर ले लेते हैं, तो ये जो प्लेन होगा ना, ये प्लेन, इसके अंदर आपका शहर है, ठीक है। तो ये प्लेन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। समझ में आई बात? अगर ज्योग्राफिकल मेरिडियन की डेफिनेशन आप देखें तो क्या लिखा है? द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस डेफिनेशन में है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। जरा आप ज्योग्राफिकल मेरिडियन की डेफिनेशन लिखिएगा। ज्योग्राफिकल मेरिडियन की जो डेफिनेशन बुक में लिखी है वो कह रहे हैं एक प्लेन जो नॉर्थ और साउथ को मिला रहा हो। जी नहीं, उस पॉइंट, उस जिस लोकेशन की आप ज्योग्राफिकल मेरिडियन खींचना चाहते हैं वो भी प्लेस आपका होना चाहिए। माने दिल्ली है, माने दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है, तो एक ऐसा प्लेन जिसमें दिल्ली भी कंटेन करता हो, ऐसे खींच दो या ऐसे खींच दो, उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। समझ में आ रही बात अर्णव साहब? Yes, अर्णव sir. साहब मींस all Arnavs like student and all Pawnis like student and जिसका नाम ले लेंगे गुस्सा आ जाएगा, भरत लाइक एंड जो भी है सब लाइक, ठीक है। तो लिखिए ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस द प्लेन पासिंग थ्रू द geographical the plane passing through the geographical poles and that point, plane passing through the geographical poles, ये geographical poles and that point। जरा प्रैक्टिकली समझिएगा, हम इसको दोबारा हटा देते हैं। थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, अर्थ मैग्नेटिक थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए हम इसको समय ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि दिखता कुछ है नहीं इसमें और सब कुछ महसूस होता है। जैसे ये आपका अर्थ है, आपका अर्थ है कि आपकी अर्थ है, कहा जाएगा? आपका अर्थ है, क्या कहेंगे अर्णव साहब? आपका अर्थ कि आपकी अर्थ? पता नहीं सर आपकी अर्थ। आपकी अर्थ, हाँ, अर्थ माता। तो ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है, यानी ज्योग्राफिकल पोल्स है, ठीक है। और आप कहीं भी इसमें कोई स्थान आप चूज कर लीजिए। मान लिया आपने ये वाला स्थान चूज कर दिया, ठीक है। अब एक ऐसा प्लेन आप बनाइए जिसमें ये प्लेस हो और ये दोनों पोल्स हो। मतलब समझिएगा, एक ऐसे इस प्रकार से इसको कट कर दीजिए। आप ऐसे ना समझिएगा, इसको आप बाहर दिखा करके ऐसे प्लेन खींच दीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो वो प्लेस भी यहाँ पर भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। समझ में आ गई बात? मतलब उस प्लेन पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो, ज्योग्राफिकल साउथ हो और वो प्लेस भी हो, वो जगह भी हो जहां की ज्योग्राफिकल मेरिडियन आप खींच रहे हैं। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? मतलब समझिएगा, जैसे ग्लोब आप ले लीजिए, ग्लोब और अर्थ, उस ग्लोब पे कोई पॉइंट एक लोकेशन ले लीजिएगा, ठीक है। और जैसे आपने ग्लोब लिया, ग्लोब तो 3D होता है ऐसे समझिएगा, और आपने लोकेशन लिया और ये नॉर्थ ये साउथ, इस लोकेशन को ऐसे आप काट दीजिए, ऐसे ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये लोकेशन, आप इस प्रकार से इसको कट कर दीजिए, ऐसे ऐसे प्लेन काट दीजिए। तो ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो जाएगा। 3D समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? एक फुटबॉल है ये एक तरीके से, ठीक है, और आपने इसको ऐसे कट किया है कि आपका शहर भी इसमें है और ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी है और साउथ भी है, ऐसे कट कर रहा है। इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, यानी ये कहलाता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। समझ में आ रही बात? ये पॉइंट समझ में आया? यस। मेरिडियन,
अब आगे आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। अगला हेडिंग डालिए मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, अच्छा इसको खींचते कैसे हैं? अलग से, तो अलग से पहले हम खींच देते हैं इसको। देखिए ये आपका नॉर्थ जी, ये साउथ जी, जैसे अर्नो जी है वैसे नॉर्थ जी और साउथ जी। नॉर्थ जी और साउथ जी मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ मेरिडियन। और ये आपका शहर दिल्ली, गुड़गांव, जहां भी आप हैं। और ये प्लेन यहां से खींचो और नीचे ले आओ और ऐसे खींचो ये प्लेन। ये प्लेन क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिकल जियोग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन। ठीक, हम अलग से ड्रा करते हैं, ये भी खींच सकते हैं आप। अब लिखिए मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, बिल्कुल डेफिनेशन आप डिटो वही लिखेंगे। यहां पर लिखा ज्योग्राफिकल पोल्स, यहां लिखेंगे मैग्नेटिक पोल्स। तो लिखिएगा एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, at any point on the earth surface, the plane passing through the magnetic poles, the plane passing through the magnetic poles, magnetic poles and that point, मतलब आपका शहर भी हो मैग्नेटिक पोल्स भी हो। जैसे हम ये अर्थ दोबारा बनाते हैं, ये अर्थ हमारी है और ये हमारा, सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। जो पहली वाली डेफिनेशन है उसमें जहां पर आपने ज्योग्राफिकल पोल्स लिखा है वहां लिख दीजिए मैग्नेटिक पोल्स। द प्लेन पासिंग थ्रू द, at any point on the surface, the plane passing through the magnetic poles and that point. देखिए ये आपका नॉर्थ एम साउथ एम, नाम मालूम हो गया ना क्या हम बोलना चाहते हैं? नॉर्थ एम साउथ एम मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। और ये आपका शहर, तो ये प्लेन इस प्रकार से हमने बनाया, ऐसे प्लेन बनाया, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। जरा समझिएगा, ये नॉर्थ साउथ है। आपका जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो हल्का से इसी के आसपास रहता है। मान लिया ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये नॉर्थ मैग्नेटिक, ये साउथ मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये आपका शहर, तो ये शहर आपका ये, और ये ऐसे मिला दीजिए, ये क्या कहलाएगा? ये जो ये वाला बना है इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच जो एंगल है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, कल हमने डेफिनेशन बताई थी इसके पहले वाले क्लास में, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। समझ में आई बात? एक्सक्यूज मी सर, जी। सर एक बार मैग्नेटिक मेरिडियन फिर से समझा दिया। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ Yes, sir. मैग्नेटिक साउथ है ना, यहाँ पर समझिएगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ है। ये 11.2 डिग्री होती है, करीब 11.3 डिग्री होती है। ठीक है, तो आपका शहर मान लिया ये है, तो एक ऐसा प्लेन खींचिए जिसमें आप, हमने चूंकि अलग से इसलिए बना दिया है कि आपका शहर हो और ये दोनों, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो और मैग्नेटिक साउथ। तो हमने ये ऐसे खींच दिया उठा करके, अब ये बहुत हाउसफुल बन जाएगा, अलग से हमने खींच दिया। ये आपका शहर, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ, ये जो हमारा प्लेन है उसको हमने कहा मैग्नेटिक मेरिडियन। प्रैक्टिकली समझिएगा, ये आपका ग्लोब है। ग्लोब बोले तो प्रैक्टिकली समझिएगा, ये आपका ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब हमारे पास है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये आपका शहर है। तो देखिए एक ऐसी आरी लीजिए, आरी जानते हो ना, टिक 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 काटने वाली। तो देखिए आपका शहर ये, ठीक है, और ये दोनों एंड पॉइंट इस प्रकार से इसको कट कर दीजिए, ऐसे काट दीजिए इसको। ये जो प्लेन बनेगा इसको कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हमने बता दिया था ना।
एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बता दिया था। Yes, sir. लोग सोच रहे कहीं पूछ रहे बैठे, अर्णव साहब नहीं बताया था क्या? सब बताया था। क्या होता है? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डेफिनेशन। एंगल ऑफ टिप। हमने बताया था कि ये आपकी अर्थ है, अब उतनी अच्छी नहीं बनेगी, बाई चांस कभी कभी बन जाती है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, ठीक है। अब देखिए, आप अपने मैग्नेट को लेकर के जब आप पहुंचते हैं, क्योंकि हमने कहा था मैग्नेट का वो एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में, मैं नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी के हिसाब से, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उसको नॉर्थ पोल मानते हैं। और जब उसको ले जाते हैं तो हम मान के चल रहे थे कि वो वाला यहाँ पर जाएगा और ऐसे अंदर घुस जाएगा, लेकिन वो यहाँ न जाकर के यहाँ कहीं जाकर के रुका, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है। हमने मेरिडियन नहीं बताया था, हमने कहा ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, 11.3 डिग्री। ये हर एक शहर के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। और जब एरोप्लेन वाला जो पायलट होता है, अरे वो एक ही पायलट होता है, वो जब प्लेन चलाता है तो उसके बाद पूरे शहर का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, सब पूरे शहर का। तो उसको कह दिया कि दिल्ली जाना है और दिल्ली का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मान लिया 48 मिनट है, तो वो अपने प्लेन को 48 मिनट ईस्ट है, तो हमेशा, क्योंकि जो निडल जाएगी, निडल किस डायरेक्शन में रहती है? मैग्नेटिक मेरिडियन में, और उसको जाना कहाँ है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन में। तो अगर वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 48 मिनट है तो अपने प्लेन को 48 मिनट हमेशा घुमा के लेके जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब अगला लिखिए, डिप निडल। एक होती है डिप निडल, लिखिए जरा, डिप निडल क्या होती है? देखो जरा ध्यान से, आपने मैग्नेटिक निडल देखी है, एक छोटी सी, अब वैसे तो आपने देखी लैब में, एक बड़ी ऐसी होती है, ऐसे कटोरी ऐसी, और उसके बीच में एक ऐसे निडल होती है, ऐसे ये ऐसे ऐसे घूम सकती है, ठीक है। देखा ही नहीं देखा आपने लैब में? अब बोले बहुत साल से गए नहीं लैब, स्कूल ही नहीं गए, ऐसे घूम सकती है ना। यानी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये निडल ऐसे घूमती है, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमको ऐसी निडल चाहिए जो ऊपर नीचे भी रोटेट कर सकती है, यानी ये ऊपर नीचे भी कर सकती है। इसको कहते हैं डिप निडल। इस निडल का नाम क्या है? डिप निडल। मतलब मैंने इसको ऐसे बना रखा है कि ऊपर नीचे भी रोटेट, अगल बगल तो करेगी, ऊपर नीचे भी रोटेट कर सकती है। तो डिप निडल लिखिएगा। अब मैग्नेटिक निडल, अब मैग्नेटिक निडल which is free to rotate, which is free to rotate in the vertical plane। ये डायग्राम बना लिया है, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन Yes, sir. का डायग्राम। Yes, sir. A magnetic needle which is free to rotate in the vertical plane is known as dip needle, is known as dip needle। अब जरा प्रैक्टिकली डिप एंगल समझिएगा होता क्या है। देखिए, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहते हैं, आपने लेबोरेटरी में, सही मैं कह रहा हूँ? ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो ग्लोब है, ठीक है, लेकिन आपके लिए तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये निडल हॉरिजॉन्टल से जितना झुक जाए, ऐसे, अब क्यों झुकेगी वो भी हम बता रहे हैं, जितना झुक जाए ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप। क्यों झुकती है वो अलग की बात है, समझ में आ रही बात? तो लिखिए एंगल ऑफ डिप, फिर हम समझा रहे हैं। एंगल ऑफ डिप, द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल made by the earth's total magnetic field with the horizontal direction, with the horizontal direction, with the horizontal direction in the magnetic meridian, in the magnetic meridian, Sir, can you please repeat the angle of dip definition? the angle made by the earth's total magnetic field, the angle made by the earth's total magnetic field with the horizontal direction is called angle of dip।
is The called angle made by the Earth's total magnetic field with the horizontal direction in the magnetic meridian is called angle of dip. जरा समझने की कोशिश करो, बहुत टफ नहीं है, समझने वाली चीज है, जरा समझिएगा with the horizontal of magnetic meridian, right? जी। जरा समझिएगा, ये आपका अर्थ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपकी अर्थ है। भले ही ग्लोब हो, लेकिन जहां भी आप खड़े हो जाओगे वो हॉरिजॉन्टल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. जहां भी आप खड़े होंगे वो हॉरिजॉन्टल होगा। देखिए, ये आपकी, ये अर्थ का अर्थ मैग्नेट है। अर्थ मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऐसे निकलेगी और ऐसे एंट्री करेगी, ऐसे निकलेगी, 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 ऐसे एंट्री करेगी, ऐसे। बस ज्यादा हो गया, समझ में आ गया? अब जरा प्रैक्टिकली समझिएगा, आप अपनी मैग्नेटिक नीडल को पकड़िएगा, ये अर्थ है, आप ऐसे खड़े, ये वाली अर्थ समझ लीजिए, इसको उठाइए और इस जो बोर्ड है उसको फर्श पे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, रख दिया। इस बोर्ड को उठा दो और ऐसे उठा, अब ऐसे हम उखाड़ के थोड़े रख देंगे, उठा के आप फर्श पे रख दीजिए, ऐसे देखिए, देख रहे हो? जो डायग्राम बनाया है उसको आप अपने ऐसे ऊपर से देखिए और मान लीजिए अर्थ फ्लैट है, देख रही है? Yes, sir. अब जरा समझिएगा, जब आप मैग्नेटिक नीडल को, अच्छा ये आपकी मैग्नेटिक इक्वेटर है, आप जब यहाँ पर खड़े होगे, यहाँ पर ये अर्थ है, बीच वाली जगह है जो सर्कुलर बनी है, ये अर्थ है। बहुत डार्क करेंगे तो गंदा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा उसमें छेड़खानी कर नहीं रहे डायग्राम में, वैसे कुछ साफ साफ बना हुआ और गंदा हो जाएगा। अरे इन्हें नहीं छोड़िए। यहाँ पर जो आप जाओगे, देखो यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ निडिल ले जाओगे तो निडिल ऐसे रहेगी नहीं रहेगी? अब जानू तो ऐसे बना रहे हैं, ऐसे रहेगी नहीं रहेगी? ये यही तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे Yes, sir. समझिएगा। ऐसे आप देख रहे हो, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर निडिल ऐसे रहेगी, Yes, sir. हॉरिजॉन्टल में है कि नहीं है? Yes, sir. सर ये हॉरिजॉन्टल से, सर इसका एरो नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए? हाँ ये बात सही है, चारों उल्टा बन गया। अरे हम, कहाँ हो तुम? ये निडिल मेरी किधर जाएगी? साउथ तरफ भागेगी ना। ये जो सस्ती वाली निडिल होती है उसका ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल होता है। यस सर। आप महंगी वाली बनाइएगा जो बुक में ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ठीक, हम नहीं बना पाते। ये नॉर्थ पोल अर्थ के, अर्थ के, पहले एक मिनट, पहले मेरी बात पूरी समझिए। ये जो नॉर्थ पोल आपकी मैग्नेटिक निडिल का है, वो अर्थ मैग्नेट के किस पोल की तरफ भागेगा? साउथ। तो ऐसे तो रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा ऐसे। यस सर। अब जरा देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है। ये आप ऐसे डायग्राम देख रहे हैं और ये मैग्नेट, ये अर्थ का मैग्नेटिक मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेट, ये इक्वेटर है, बिल्कुल नीचे आपकी रखी हुई अर्थ। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल से 0 एंगल बना रहा है, यानी यहाँ पर एंगल ऑफ डिप कितना है? अभी हम और समझा देंगे, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिएगा, अभी और समझ में आएगा। अब जरा देखिएगा, जब यहां पर आप आएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है, और आपकी निडिल किधर घूमेगी? इसके जिधर इसका एरो है, यानी आपकी निडिल ऐसे घूम जाएगी नहीं घूम जाएगी? भाई निडिल घूमते हुए इधर आएगी नहीं आएगी? तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल झुकेगी नहीं झुकेगी? Yes, sir. ये आपका एंगल ऑफ डिप है, डेल्टा। अब यहाँ पे आइए, जब ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब यहाँ आएगी तो निडल बिल्कुल खड़ी हो जाएगी ऐसे। Yes, sir. यस। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा? 90 डिग्री 98. हो जाएगा। तो देखिए अर्थ सरफेस में ये हॉरिजॉन्टल है, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, अर्थ सरफेस में ये हॉरिजॉन्टल है, और मैग्नेटिक निडल जितने एंगल से झुक जाती है या उठ जाती है, जो भी आप कहें, झुक जाती है, इसी को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। अभी बात समझ में नहीं आई, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ में पक्का पक्का आएगा, जरा सुनिएगा। अरे कुछ ज्यादा वजन है, हल्की वाली किताब है।
और हल्की लेते हैं। अब सारी किताबें बहुत हैवी हो गई हैं। नहीं, हैवी तो होनी है, तुम तो है। सर मैं ये आदि शर्मा लेके जा रहा था, मेरे डब्बे से ज्यादा भारी थे। क्या हो गया, हाथ में चोट लग गई? नहीं सर, मैं आदि शर्मा लेके बाहर जा रहा था, डम्बल हाँ? से ज्यादा भारी बुक्स है अब। चलिए, अच्छी बात है। यही आर डी शर्मा, यही बुक्स की कारण हम आपके साथ हैं। अगर बुक ना पढ़े होते तो क्या कर रहे होते? जरा सुनिएगा AD ये sir, अर्थ। जी। I have created a formula sheet for this chapter. So will this be enough? Enough, assuming that I am able to remember the formula sheet. अरे अंग्रेजी हमको आधी समझ में नहीं आती है। सर मैंने एक फॉर्मूला शीट बना रखा है। अच्छा, फार्मूला शीट बना रखा है, उसको हमेशा देख लेते हो? हाँ, उसको फाड़ के फेंक exactly. दो, उसको फाड़ के फेंक दो, यहाँ शीट बनाओ। नहीं सर, याद है। नहीं सर, I will be able to remember it. यहाँ बनाइए फार्मूला शीट, कुछ नहीं, एक बार देखिए उसको फाड़ के फेंक दीजिए। जरा सुनिए सावधान, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपके अर्थ का, फेंक दीजिए। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना? यस सर। ये किसकी आवाज आ रही है? कोई कुछ बोल रहा है कि ऐसे गुनगुना रहा है? नहीं कुछ कह रहा नहीं। हो? नहीं, आज सुनिए, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे आपने निडल रखी हुई है, ऐसे है सीधे, ठीक है? देखो, ये ग्लोब मान लीजिए, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहां से निकलेगा, अरे कहां तक पकड़े, दोनों हाथ जाना पड़ेगा। देखिए मेज आप समझ लीजिए, मेज पे ये मैग्नेटिक फील्ड घूम करके ऐसे आएगा, नहीं आएगा? मेज आप हॉरिजॉन्टल मानिए और मेज से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकला और किनारे से मुड़ करके ऐसे आएगा, नहीं आएगा? नॉर्थ में घुसेगा। यस सर। आप जरा समझिएगा, ये निडल है, जब मेज के किनारे जाएगी तो उसको ऐसे उठना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, और ऐसे घूम करके नॉर्थ पोल में ऐसे सीधे आएगी, नहीं आएगी? तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, और यहां से यहां से मैग्नेटिक लाइन जैसे ही उठी, किनारे से जैसे ही बाहर निकली, वैसे ये निडल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ऐसे अपने आप को घुमा रही है। तो हॉरिजॉन्टल से झुक रही, नहीं झुक रही है? इसी को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। समझ में आई बात? सर एक बार फिर से प्लीज। चार हाथ होते तो भगवान बढ़िया थे, चार हाथ थे उनके, अपना एक ग्लोब पकड़ लिया, दो हाथ से समझा दिया। ये ग्लोब है आपका, ग्लोब छोड़िए। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका। यस सर। यस मैग्नेटिक, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ओके सर। मैग्नेट का, ठीक है? आपकी निडल सीधे है यहाँ पर। यस सर। यस अच्छा, यहाँ से जब नॉर्थ से जब लाइन निकलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाकर के घूम करके ऐसे एंट्री मारता है साउथ में। यस सर। तो निडल भी तो ऐसे घूमने की कोशिश करेगी, उठ रही नहीं उठ रही है? यस सर। हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल से उठ रही कह दो, या तो झुक रही कह दो, दोनों बातें है ना? यस ये वाला सर। पॉइंट उठ रहा है, ये झुक रहा है, तो सो ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल ऑफ डिप कहते हैं। यस सर। और घूम करके वो ऐसे, देखो फिर हॉरिजॉन्टल हुई। यस सर। कहां पर हुई? मैग्नेटिक इक्वेटर। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इक्वेटर होता है इसके परपेंडिकुलर। देखिए ये अर्थ का मैग्नेटिक, ये नहीं, देखो गंदा लग रहा है, ये ये अर्थ मैग्नेट है, और इसके परपेंडिकुलर ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है? मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर इक्वेटर होता ना, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो जब ये घूम करके आई, इक्वेटर के पास से निकलेगी, देखो पैरेलल हो गई। यस हमारा सर। हाथ Yes, चला, sir. तुम हाँ बोल नहीं रहे हो। Yes, तो यानी इक्वेटर पे देखो एक पैरेलल है कि नहीं है? sir. और जब ये जब नॉर्थ पोल पे आएगी तो बिल्कुल परपेंडिकुलर से अंदर घुस जाएगी जाकर के। तो इसी को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। समझ में आई बात? अब जरा इसको डायग्रामेटिकली कैसे समझाया जाए। देखिए, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लैब में खड़े होकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, वो ऐसे घूमते हुए गई है। तो हमने कहा ये ऐसे ऐसे कहीं जा रही है, तो हमने कहा ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। आपकी जो कंपास है वो ऐसे रहनी चाहिए लैब में, लेकिन हमने देखा कंपास ऐसे उठ गई,
उठ गई कहो या झुक गई, तो जितने एंगल से उठी है उसी को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको की कहेंगे बीई कॉस डेल्टा। अब डेल्टा कहें, थीटा कहें, फाई कहें, जो भी आप मान, हम फाई मान लेंगे, बीई कॉस फाई। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है, जिसको बीवी मानते हैं, या इसको बीएच लिख दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बीएच, और जिसको बीवी मानते हैं वो होगा बीई साइन फाई। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसमें अगर हम इसमें So कोई BBBH क्या है तो? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड Yes sir. को एच बनाया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको बीवी बना लिया। वो बीवी नहीं है, समझ रहे होंगे, एक नया Yes वर्ड sir. वो Sir, I have a बीवी है। question. जी बताएं। Sir, are we allowed to express BH as B dot E and BV as B cross E? Sin phi and cos phi are there given. नहीं, यहाँ पर हम वेक्टर कंसेप्ट को नहीं बता रहे हैं, यहाँ केवल हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं, केवल बस मैग्नीट्यूड बताया जा जनरली रहा है। पूछ रहा हूँ. मतलब जनरल. आप क्या बी क्रॉस एच क्या बता रहे हो, बोलो जरा। Can I express it in the form of a dot or a cross and cross product? किस चीज का डॉट कर रहे हो? कुछ ये तो केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम बता रहे हैं, कोई मैग्नीट्यूड तो ले नहीं रहे हैं कि एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। इसमें दो चीजें है ही नहीं, यहाँ एक ही चीज तो है। आप डॉट किसका करोगे? डॉट के लिए दो क्वांटिटी Yes, चाहिए, sir, नहीं you're चाहिए? right. You have. तो अब देखिए, अगर हम दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें तो बीई इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को डिवाइड कर दो तो tan फाई निकल आएगा, आएगा बीवी अपान बी एच। एंगल ऑफ डिप समझ में आ गया, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन समझ में आ गया। बहुत ज्यादा समझोगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा, इसलिए इतना ही ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Done sir. अच्छा, अब कुछ डेफिनेशंस बताने जा रहे हैं। देखिए, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, टेक्निकल चीज हम बताने जा रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो हमने समझाया है। ठीक है, अब जब हम ऐसे ऐसे कर रहे थे तब नहीं बोले थे। तो भूल आ गया। ये बीई है, ये बीएच है, ये बीवी है, ये फाई है, बीएच इज इक्वल टू बीई कॉस फाई है, बीवी इज इक्वल टू बीई साइन फाई है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया तो बीई की वैल्यू आ गई अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दिया तो tan फाई इज इक्वल टू आ गया बीवी अपान बी एच। ठीक है, अच्छा, अर्थ अर्थ लग तो Some स्मार्ट रही यहाँ important पर। terms. सम Yes, sir, you said some. इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सम इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सब में तो मैग्नेट वर्ड यूज होगा, तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस वर्ड्स में है, इसलिए सावधानी से समझिएगा हम कह क्या रहे हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सबसे पहली बात आती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फील्ड
क्या लग रहा है? मैग्नेटाइज करने वाला फील्ड। हम जानते हैं किसी सॉलिडाइड में जब आप करंट फ्लो कराते हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना? कितना होता है? किसकी वजह से होता है? करंट की वजह से होता है। तो कितना होता है? जितनी करंट फ्लो कराते। मतलब अगर आई करंट फ्लो कराया तो यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वहां पर? आई। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई हमने कहा Yes, किसी sir. सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। आपने कहा किस वजह से होता है? हमने कहा करंट की वजह से होता है। आपने कहा कितना होता है? अरे हमने कहा जितनी करंट फ्लो कराते हैं उतनी होता है। अच्छा, अगर ये तो आई जो आपने लिखा है वो एक टर्न में करंट है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन हो तो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा? एन आई। यानी सोलेनोइड इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड से निकल करके उसके अंदर के मीडियम में आता है, वैक्यूम में आता है, वो वैक्यूम क्या करता है? इसको म्यू नॉट टाइम्स कर देता है। यही आपका कहलाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट। समझ में आया बात? यानी किसी सोलेनोइड में करंट फ्लो कराने पर मीडियम में जितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसके अंदर हम जाएंगे तो वही तो मुझे मैग्नेटाइज करेगा। समझ में आ रही बात? Sir, जी। sir, this expression is reminding me of Biot-Savart's law. ये कहाँ से बायो-सेवर्ट्स लॉ आ गया? Mu naught है ना, that's why I'm saying. नहीं, म्यू नॉट होने से बायो-सेवर्ट ने थोड़े म्यू नॉट कहा था। म्यू नॉट तो नहीं, I'm वैल्यू saying, होती है। नहीं, that. ये बायो-सेवर्ट लॉ नहीं है, ये एम्पियर्स लॉ से प्रूफ कराया गया था। Sir, I'm saying that this reminds me of Biot-Savart's law, अरे which is similar to. वो एक अलग की बात है, रिमाइंड अलग की बात है, बायो-सेवर्ट्स लॉ नहीं है। तो समझ में आई बात? यानी कि जब आप किसी सोलेनोइड के अंदर बैठोगे जाकर के तो वो सोलेनोइड कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको देगा? इतना आपको मैग्नेटाइज करने के लिए फील्ड देगा। आप मैग्नेटाइज हो ना हो अलग की बात है, लेकिन वो इतना देगा। समझ में आ रही बात? तो लिखो जा थोड़ी कहानी। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट, द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, and induces the magnetism is called मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, सुनिएगा ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ, एक बार फिर से कंफ्यूज रिपीट मत कर होना। देना। फिर समझ लीजिएगा, एक सोलेनोइड है, पहले समझ लीजिए तब हम डिफरेंस है। एक सोलेनोइड है, उसमें करंट आई फ्लो रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है, तो टोटल करंट कितनी हुई? एन आई हुई। यस एन आई सर। हुई ना। अब चूंकि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो हमने कहा कितना होता है? हमने कहा जितनी करंट होती है। तो कितना होता है? एन आई होता है। लेकिन जैसे ही उस सोलेनोइड से वो मैग्नेटिक फील्ड निकल करके मीडियम में आता है या वैक्यूम में आता है उसके अंदर, ये सोलेनोइड हुई एक तरीके से, उसकी जो स्प्रिंग है उसके अंदर वैक्यूम है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो सोलेनोइड के अंदर जो वैक्यूम प्लेस होता है उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? म्यू नॉट एन आई। ये क्या करता है? जब इसके अंदर कोई जाता है तो उसको मैग्नेटाइज कर देता है, इतनी मैग्नेट उसको दे देता है। तो हमने इसका नाम क्या रखा है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी किसी सोलेनोइड के अंदर वैक्यूम में वो मैग्नेटिक फील्ड जो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए हो उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। समझ में आ रही बात? तो लिखिएगा, ऐसे तो अगर हम सोलेनोइड मतलब इस तरह से हम अगर सोलेनोइड के अंदर कोई भी आयरन का पीस या फिर मेटल डाल दे तो वो मैग्नेटाइज होकर के मैग्नेट बन जाएगा। जी बन जाता है, अभी बनेगा, बन जाता है ओके सर। भाई। जैसे हम सोलेनोइड हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, आपको मैग्नेटाइज कर रहे हैं। आप पढ़ लिख करके टीचर नहीं बन सकते, आप नहीं पढ़ा सकते किसी को। जो हम समझा रहे हैं वो पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते हैं। जो मैं पढ़ा सकता हूं वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, और आप उसके अंदर हैं तो आपको मैग्नेटाइज किया जा रहा है। तो लिखिएगा, एग्जाम्पल ना लिखिएगा, एग्जाम में पता चला थ्योरी भूल गए। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये एग्जाम्पल दिया गया सोलेनोइड का, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। आप जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है,
μ0/2πi/r करता है ना। तो अगर वो भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, अगर उस फील्ड के अंदर हम जाएंगे तो हम पर वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, हमको देगा मैग्नेटिक फील्ड। अब एक एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। आप एक बार डेफिनेशन रिपीट कर सकते हो प्लीज? इसका तो समझ के नहीं लिख रहे हैं आपको। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वजह जो भी हो सकती है। जैसे मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसमें करंट फ्लो की, उसने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। एक सॉलिनॉइड ली, उसमें करंट फ्लो कराया, उसके अंदर वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हुआ। अब उस फील्ड के अंदर अगर कोई लोहे का टुकड़ा ले जाओगे तो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड उस लोहे के टुकड़े को मैग्नेटाइज करेगा, तो उसी फील्ड को कहा गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ऐसा फील्ड जो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दे या करने के लिए अवेलेबल हो। समझ में आई बात? तो लिखिएगा द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, ये वर्ड लिखा पहले आपने। यानी जैसे ये सोलेनोइड के अंदर वैक्यूम में ही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म मतलब अगर कोई सब्सटेंस जाएगा तो उस मैग्नेटिज्म से वो इंड्यूस करेगा उसको, एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एग्जाम्पल लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड और टोरॉइडल सोलेनोइड इज B बराबर μ0 Ni। So can you repeat? डेफिनेशन फिर, So definition नहीं है अभी जो आपने द example मैग्नेटिक दिया। फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड और टोरॉइडल सोलेनोइड इज दिस B0 इज इक्वल टू μ0 Ni। ये पॉइंट समझ में आया? अब सुनो, आपने क्या किया, ये सोलेनोइड था, एक स्प्रिंग बड़ी सी ऐसे हवा में ना बनाए, ये सोलेनोइड था, उसमें करंट फ्लो कराया आपने इस प्रकार से, और उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया ऐसे। ठीक है, अब अगर इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से एंट्री मारेगा कि नहीं मारेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? वो इसके अंदर जाएगा। क्या करने की कोशिश करेगा? इसके मैग्नेटिज्म इंड्यूस एटम्स को अलाइन करना चाहिए। एटम्स को अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो इसके एटम्स जब अलाइन हो जाएंगे, यानी यूं कह दीजिए कि इस मेटल के अंदर भी एक प्रकार की करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, मेटालिक sir. करंट कह सकते हैं। तो ये खुद मैग्नेट बन जाएगा, नहीं समझे? तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तो इसको मिल ही रहा है, इसका खुद का भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। तो लिखिए मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन देखिए, इफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक इंडक्शन लिखिए। ये लॉजिक समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? लॉजिक पकड़िएगा, कह क्या रहे हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन, इफ अ मैग्नेटिक मटेरियल is placed inside the solenoid, inside the solenoid, inside the solenoid, then due to the influence of V naught, due to the influence of V naught, due to the influence of V naught, लिखा
B naught, the atoms of the substance, the atoms of the substance align in the direction of magnetic field. Yeah, sorry, due to the influence of B naught, the atoms of the substance align. The metals, sorry, the क्या लिखेंगे? The atoms of the metals, atoms or metals, confuse हो. The atoms of the metals align and due to this, जब align हो जाएंगे तो उसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू करेगी and due to this a net current flows on the surface of this material. A net current flows on the surface of this material called surface current. Called surface current of the material IM. Point to point समझ के लिखिएगा. Called surface current of the material IM. So can you tell after align and due to a net current? ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम कहीं लिखा नहीं है, ड्राफ्ट करते हैं भूल जाते हैं क्या बताया. क्या लिखा? And align and due to this a surface current flows in the material. A surface current flows in the material called magnetization surface current. Called magnetization surface current. देखिए हो ही रहा है, इसको दूसरी तरीके से समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा. देखिए called magnetization surface current IM. देखिए ये मेटल था, ये मेटेलिक इस प्रकार से मेटल था. आपने क्या किया, इसको किसके अंदर रख दिया है? सोलेनाइड के अंदर. यानी यूं कहिए कि इसके चारों तरफ ये एक कॉइल लिपटी हुई है, ये कॉइल लिपटी हुई है और मैंने कहा इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है. यानी कि इसके ये कॉइल ऐसे अंदर से, यानी करंट अंदर जा रही है और बाहर से निकल रही है, यानी करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है. जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है. इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो रहा नहीं हो रहा? Yes, sir. ठीक है. ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? ये वाला है. ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन थे ना, इनको एक डायरेक्शन में कर देता है. स्पिन एक डायरेक्शन में कर देता है. तब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में स्पिन करने लगते हैं. तो एक तरीके से ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे एक करंट अपने आप इंड्यूस हो जाती है इस मेटल के सरफेस पे, जिसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. समझ में आ रही बात? प्रैक्टिकली समझिएगा. अगर आप लोहे, आपने देखा होगा पेपर, जो पेपर पिन होती किसी, अब अगर आप एक पिन उठाइए और उससे दूसरी पिन छुआ दीजिएगा तो भी उसमें चिपक जाती है. क्यों? जब उस डिब्बी के मैग्नेट से वो लोहे की कील आई तो उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इस लोहे की कील के एटम्स को अलाइन किया, इसके इलेक्ट्रॉन को वन डायरेक्शनल मोशन दे दिया, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गई, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया. होता ही नहीं होता ऐसा? उसी के बारे में हम बात कर. क्या लिखा? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट IM. ठीक है, तो लिखिए दिस करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल. दिस करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल गिवन बाय BM. ये मटेरियल के लिए है. म्यू नॉट NIM. एन क्यों यूज किया? क्योंकि उतने ही टर्न, जितने टर्न इसमें चढ़े हुए हैं उतने ही टर्न इसको जाके अलाइन करते हैं. तो म्यू नॉट NIM. अब जरा ध्यान से समझिएगा. So this current induces magnetic field inside the material. हाँ, गिवन बाय BM इज इक्वल टू म्यू नॉट NIM. सर इस टॉपिक के मेरा एक क्वेश्चन है, वो बता दीजिएगा प्लीज. बताइए. सर इस टॉपिक से नहीं है, वो टेस्ट आता तो उसका क्वेश्चन है. चलिए भी बात करो, विदाई लेने के पहले बता देंगे. हो गया? अब जरा ये बात समझ में आ रही सबको? पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा. टेक्निकल तो नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है ये. अब देखो
एक सोलेनाइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड था, इतना, ठीक है। एक आपने आयरन पीस लिया और उस सोलेनाइड के अंदर ऐसे रख दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनाइड के अंदर था वो इसके अंदर से एंट्री किया और इसके इलेक्ट्रॉनों को भी अलाइन किया, तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो गया। तो बताइए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गया, कम हो गया? ये सोलेनाइड था, अब इतना बड़ा हाथ नहीं बना सकते, इतना ही बड़ा बना सकते। ये सोलेनाइड था, इसमें करंट फ्लो हो रही थी, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में था, म्यू नॉट एन आई। ये बात समझ में आ गई? अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक आयरन कोर रख देता हूं, तो ये आयरन कोर के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये वाले म्यू नॉट एन आई? Yes, sir. यानी इतना मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर जा ही रहा है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जा रहा है वो इसके अंदर क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉनों को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। जब इसके इलेक्ट्रॉनों को अलाइन कर देता है तो इसमें खुद की करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, जिसका नाम मैंने क्या दिया है, मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट, IM। तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, बी नॉट म्यू नॉट एन IM। समझ में बात नहीं आई? IM मतलब इसका खुद का करंट, जो इसके इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वजह से करंट फ्लो हुई है, ठीक है। तो आप बताओ इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो नीचे लिखिए द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल will be B is equal to B naught plus BM। B naught वो था जो सोलेनाइड के अंदर था और BM वो था जो इसके खुद के अंदर था, जो खुद क्रिएट हुआ, यानी म्यू नॉट NI प्लस म्यू नॉट NIM। तो आप चाहें तो म्यू नॉट N कॉमन ले ले, I प्लस IM। इस इक्वेशन को कोई नाम दे दो, आगे इसका इस्तेमाल होगा एक जगह। नोट कर लिया? ये लॉजिक समझ में आ रही ना? हम बार बार पूछ रहे थे, मुझे मालूम समझ में आ रहा हो। भरत जी बात Yes, समझ में आ sir. रही है? Yes, sir. That is why I'm answering. अब लिखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अगला लिखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। पॉइंट टू I can you not NI है पहला वाला B not। हाँ भाई देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनाइड के अंदर था कि नहीं था? तो ये Yes, sir. सॉलिनाइड के अंदर का था। अब जब उस मटेरियल को रख दिया तो इतना मैग्नेटिक फील्ड तो उस मटेरियल के अंदर से एंट्री किया, और उसने क्या किया, इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉनों को अलाइन कर दिया, तो इसकी खुद की करंट फ्लो होने शुरू हो गई। और जब जानते करंट एक डायरेक्शन में हो जाती है तो उसमें खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, वो हो गया म्यू नॉट NIM। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात? सर मैं बस कैलकुलेशन का बोल रहा था कि न्यू नॉट NI NI होगा, ब्रैकेट के बाहर। ये I है, ये IM है। I मतलब जो उसमें फ्लो हो रहा था उसमें सॉलिनाइड में, और IM है जो इसके अंदर खुद का क्रिएट हुआ ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब लिखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बहुत ध्यान समझिएगा, नए नए वर्ड, सब में एक जैसा वर्ड लगेगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास है जिससे हम सामने वाले मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ इस सोलेनाइड में जब करंट फ्लो करा रहे थे तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड था? सोलेनाइड में जब I करंट फ्लो हो रही थी और उसमें N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थे, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के पास था? अर्णव साहब बताएं ना, अभी हम बता चुके हैं। So you not NI. NI था, म्यू नॉट तो मीडियम ने कम कर दिया, नहीं समझे Oh yes. भाई? sir. उसके पास तो NI था ना, तो Yes. इतनी ताकत उसके पास थी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए। मैग्नेट वर्ड देखिए क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, वो फील्ड की इंटेंसिटी जो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकती है, उसके पास कितनी थी? NI थी। होता क्या, जैसे ही उस कॉइल के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकला
वैसे ही बाहर टप्पा लगाए बैठा हुआ था मीडियम। मीडियम ने कहा मैं तो नहीं जाने दूंगा, रुक यहाँ पर, और उसने क्या किया, उसको म्यू नॉट टाइम्स कर दिया। तो ये तो कम कर दिया ना मीडियम ने, वो तो अवेलेबल है आपको इतना हुआ, समझा रही बानी आ रही। तो लिखिएगा द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, ये फिजिकल डेफिनेशन है। द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम is known as magnetizing field intensity, is known as magnetizing field intensity, given by, yeah, denoted by capital H and given by H is equal to Ni। समझ में आई बात? उस सोलेनाइड के पास भाई साहब इतनी मैग्नेटिक फील्ड थी, वो तो वैक्यूम था बाहर, उसने कम कर दिया उसको। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? जैसे हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है कि हम आपको समझा सके, वो मेरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वो कितनी है, Ni। लेकिन जैसे हमने आपको समझाया आप बगल में शुरू हो गए, कराए थे, ये क्या है, ये मीडियम ने गड़बड़ कर दिया। तो मीडियम ने मेरी कही गई बात को आप तक पहुंचने नहीं दिया, उसको म्यू नॉट कर दिया, लेकिन मेरे पास Ni थी। समझ में आ गई बात? एज बी नॉट इज इक्वल टू, अभी हम बता चुके, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट ऑफ H। तो ये बी नॉट और म्यू H में रिलेशन है। इतना पढ़ के बैठिएगा, बहुत धीरे ये चैप्टर चलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत हौले हौले जाना पड़ेगा, टेक्निकल वर्ड है। आप पूछिए क्या क्वेश्चन पूछ रही थी? Sir, question है, a variety of charged particles entering magnetic field of same value. What is the condition of minimum frequency of revolution of charged particle? मतलब अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, ये है ना? सर बहुत सारी अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनका एक मैग्नेटिक फील्ड में जो एंट्री कर रहे हैं उनकी वैल्यू सेम है, तो उनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रिवॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेवोल्यूशन का कम से कम फ्रीक्वेंसी उसमें हो। यस सर। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में जब वो एंट्री करते हैं तो मैग्नेटिक, ये लिख लिया होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगते हैं। अगर हेलिकल नहीं है तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, है ना? सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसके पास जो मैग्नेटिक, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो उसको कहाँ से मिलता है? लॉरेंज फोर्स से मिलता है। मैं जरा बेसिक से लेके उठ रहा हूँ। तो वी कट गया, तो रेडियस ऑफ पाथ कितनी हो गई? mv अपॉन क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। उसको रोटेट करने के लिए टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई r अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम होता है। तो यानी कि 2 पाई अपॉन v इंटू r हो जाएगा mv अपॉन क्यूब। तो v कट गया, तो 2 पाई m अपॉन क्यूब। ये क्या हो गया? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो क्यूब अपॉन 2 पाई m। अब बताओ यहां पर चार्ज की कौन कौन सी चीज दी हुई है जो चार्ज से रिलेटेड हो? Q अपॉन m इंटू बी अपॉन 2 पाई। अगर आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहते हैं तो ये चीज कम होनी चाहिए। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है भाई? Yes. मैं मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ। ये है क्या? Charge to mass ratio. क्या बोला? एक नया नाम इसका था, इसका निक नेम क्या है? चार्ज टू मास रेशियो को एक निक नेम से जाना जाता है, स्पेसिफिक चार्ज। सुना है ना? Yes. आपको याद होगा जब पहले चैप्टर का एक न्यूमेरिकल आया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ऐसे Yes, ऐसे sir. चार्ज मूव किया था, वहां पर मैंने प्रूव कराया था, वहां पर Q अपान M आया था। तो जिसका Q अपान M, जिसको स्पेसिफिक चार्ज कम होगा कम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। समझ में आएगी बात? Yes, sir. जिसने पूछा, समझ में आई बात? Yes, sir. तो आप लिखेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए उस चार्ज की स्पेसिफिक चार्ज, उसका स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन एंट्री मारा, प्रोटॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, प्रोटॉन गया, अल्फा पार्टिकल गया, हीलियम गया,
सब गए। तो जिसका Q अपान M मिनिमम है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। समझ में आ गई बात? ये आपको देना पड़ेगा, वी नो दैट दिस इज द फ्रीक्वेंसी, और ये चार्ज से रिलेटेड जो करेक्टर है वो ये स्पेसिफिक चार्ज कम होना। समझ में आई बात? ओके सर। ओके, जो हमने Yes. आज पढ़ाया है, एक मिनट लीव ना कर जाना था, फटाफट लेफ्ट कर जाते हैं। जो आज हमने पढ़ाया है इसको पढ़ के बैठिएगा। ये चैप्टर अभी कम से कम 3 क्लास चलेगा, उसके बाद हो सकता है 1.5 क्लास में, 2 क्लास में हो जाएगा, 2 क्लास चलेगा, 2 क्लास में हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल है, बहुत पढ़ के बैठिएगा बहुत ध्यान से। गुड Excuse नाइट me, sir. जी। Excuse me, sir. सर इस चैप्टर में ज्यादातर डेफिनेशन और थ्योरी है क्या? थ्योरी है, न्यूमेरिकल से ज्यादा? थ्योरी है, न्यूमेरिकल कम है, लगभग नहीं है, लेकिन थ्योरी ऐसी है कि हल्का सा, जैसे अभी इसने पूछा ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये पकड़ना पड़ेगा आपको। हर चीज डायरेक्शनल है, हर एक वर्ड कहीं ना कहीं लिंक है, थोड़ा टेक्निकल चीज है, ध्यान रखिएगा। थ्योरी है लेकिन बड़ी टेक्निकल थ्योरी है। ठीक है, ओके सर। क्या दिक्कत है? दिखती कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड दिखता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता नहीं, ये यहाँ पर दिक्कत है। मैग्नेटिक फील्ड तो महसूस भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड महसूस भी नहीं होता है। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Good night.